भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का विषय जीव विज्ञान पाठ 2 जो जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में प्रोटिस्टा जगत के अध्ययन किया था। आज हम कवक जगत का अध्ययन करेंगे। तो जगत कवक के बारे में पढ़ते हैं। कवक क्या होते हैं? कवक पर्ण हरित विहीन, जिनमें पर्ण हरित नहीं पाया जाता, ऐसे संवहनतंत्र का अभाव होता है, उनमें पर्ण हरित विहीन संवहनतंत्र का अभाव होता है, ऐसे विषमपोषी पादप होते हैं। विषमपोषी जो अन्य जीवों पर, पौधों पर अपना जीवन यापन भोजन के लिए ग्रहण करते हैं, ऐसे पौधे हैं जिनमें पर्णहरित का अभाव होता है, संवहनतंत्र का अभाव होता है, ऐसे कवक कहलाते हैं। कवक विज्ञान की, जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें उसे माइकोलॉजी या माइकोसिटोलॉजी कहा जाता है या कवक विज्ञान कहा जाता है। तो माइकोलॉजी या माइकोसिटोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी या माइकोसिटोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न आता है, मान लीजिए कवक विज्ञान का जनक कौन है? कवक विज्ञान का जो जनक है वो एंटोनियो मिशेली है, एंटोनियो मिशेली। और भारतीय जनक कौन है कवक विज्ञान का? ई.जे. बटलर को कहा जाता है। भारतीय जनक ई.जे. बटलर को कहा जाता है। अब हम कवक के प्रमुख लक्षणों के बारे में एक पढ़ते हैं और फिर हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें कवक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले हम इसके मुख्य लक्षण पढ़ते हैं। जो मुख्य लक्षण है कवक के, उसके अंतर्गत जो कवक होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें सुसंगठित केंद्रक, झिल्ली, कोशिकांग सब सुविकसित पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय और विषमपोषी होते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे ईस्ट है वो एक कोशिकीय है, बाकी सारे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। और विषमपोषी होते हैं जो अन्य सड़ी गली जो वस्तुएं होती हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, नमी युक्त स्थान होते हैं, लकड़ी होती है, इन नमी युक्त स्थानों में ये पाए जाते हैं। इनमें जो यीस्ट होता है, ये इसका अपवाद है, याद रखना, ये एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे बहुकोशिकीय होते हैं। अब इनका जो शरीर होता है, दूसरा जो लक्षण है इसका प्रमुख, इसका शरीर है वो तंतु में, मतलब रेशे धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो इनका शरीर तंतु में होता है, जो कवक सूत्रों से बने होते हैं, जिन्हें तंतु में संरचनाएं, उन्हें कवक सूत्र कहते हैं। उन कवक सूत्रों द्वारा इनका निर्माण होता है और ये कवक सूत्र मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक तंतु सूत्र को, जाल को कवक जाल कहते हैं। तो वो जो जाल बनाते हैं उनसे इनका शरीर बना होता है। तो इसमें कवक सूत्र जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब कैसे? जैसे ये कोई कवक है, ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपट्टीय और एक पट्टीय। जैसे पट्टीय होते हैं उनमें तो इस प्रकार से पट्ट पाए जाते हैं और प्रत्येक भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो कवक सूत्र होते हैं उन्हें पट्टीय बोलते हैं। और एक ऐसे होते हैं जिनमें पट्ट नहीं पाए जाते, इस प्रकार से पट्ट नहीं पाए जाते हैं, उनमें केंद्रक है वो बहुकेंद्रिकीय संरचना हो गई है। इस प्रकार से केंद्रक बहुकेंद्र की संरचना, ठीक है, बहुकेंद्र की संरचना होती हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पट्टीय प्रकार के होते हैं जिनमें इस प्रकार से बहुत सारे पट्ट पाए जाते हैं और प्रत्येक भाग में एक केंद्र को उपस्थित होता है। तो कवक सूत्रों की संरचना के अनुसार ये पट्टीय कवक सूत्र और अपट्टीय कवक सूत्र 2 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोई कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जटिल शर्करा की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, वो नहीं पाए जाते, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये विषमपोषी होते हैं। कवक है वो परपोषी या विषमपोषी होते हैं। तो इनमें परपोषी में इसमें कई प्रकार के होते हैं। मृतजीवी, जो सड़ी गली वस्तुओं पर पाए जाने वाले कवक है वो मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी, जो बिना मारे अन्य जीवों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, उनके शरीर में
परजीवी के रूप में वो रहते हैं। सहजीवी जैसे लाइकेन है, शैवाल के साथ उसका सहजीवन पाया जाता है, वैसे जीवों को बोलते हैं सहजीवी के रूप में। इनका जो संचित भोज्य पदार्थ, इनके शरीर में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन या तेल के रूप में पाया जाता है। जनन जो होता है इनमें कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो इनमें कायिक जनन है वो सामान्यतः कोशिका विभाजन द्वारा, जैसे ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है, पहले वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर इसके कोशिका भित्तिका जीव द्रव्य का विभाजन होता है, ये कोशिका बीज से इस प्रकार से हो जाती है, और फिर ये इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन ऐसे होता है। विखंडन जैसे इसका कोई भाग टूट गया जिसमें केंद्रक हो तो वह भाग नए कवक का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विखंडन। जैसे इसका ये भाग विखंडित होकर टूट गया और ये टूटा हुआ भाग है उससे नए कवक का निर्माण होता है, इसे विखंडन कहते हैं। कोशिका विभाजन में कोशिका के अंदर पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली का भित्ति का विभाजन होता है, फिर उससे 2 जीवों का निर्माण होता है मुकुलन द्वारा। जैसे मुकुलन में क्या होता है, जैसे यीस्ट है, कोई भी जीव है तो उसके शरीर पर एक मुकुल के समान संरचना बनती है, गोलाकार संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। फिर उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। एक केंद्रक तो मात्र कोशिका में रह जाती है, दूसरा केंद्रक है वो मुकुल में चला जाता है। फिर मुकुल वृद्धि करता है, ये बड़ा हो जाता है और मात्र कोशिका से अलग होकर नए जीव का निर्माण, नए कवक का निर्माण करता है। तो इसमें कायिक जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन है, इसमें कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया क्या होता है, जैसे ये पेनिसिलियम है मान लीजिए, तो इस प्रकार से ये संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें इस प्रकार से गोलाकार संरचनाओं का एक श्रृंखला सी बनती हैं। यानी ये बीजाणु है, एक तरह से ये बीजाणुओं का एक क्या है, एक लंबी श्रृंखला। फिर ये कोनिडिया अलग हो जाते हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ पर ये नए कवक का निर्माण करते हैं। तो पेनिसिलियम में ये प्रमुखता से पाई जाती है। धानी बीजाणु यानी बीजाणु धानी का निर्माण होता है जिसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बनते हैं जो अंतर्जातीय होती हैं। जैसे ये है तो यहाँ पे एक बीजाणु धानी बन गई है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है बीजाणु हैं। ये बीजाणु धानी जब फटती है तो ये बीजाणु बाहर बिखर जाते हैं और गति करते हैं। अब ये जो बीजाणु बनते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु होते हैं, एक अचल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु जो पाए जाते हैं, जैसे ये बीजाणु है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कशाभिकाएँ पाई जाती है जिसके कारण ये गति कर सकता है और दूर तक जाता है। और जो अचल बीजाणु होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं, जहाँ गिरते हैं वहीं उनका अंकुरण होकर नए कवक का निर्माण होता है। तो इसमें एक चल प्रकार के होते हैं जिनमें कशाभिकाएँ पाई जाती है और एक अचल प्रकार के। इसमें जो लैंगिक जनन है वो युग्मक के समान व्यवहार करने वाली रचनाओं के संलयन द्वारा 3 चरणों में होता है। इनमें लैंगिक जनन सामान्यतः नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें लैंगिक जनन है वो अलग प्रकार का होता है। जैसे ये कोई एक कवक है, ठीक है, ये कवक है और ये दूसरा कवक है। तो इनमें जो युग्मक के समान व्यवहार करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जब वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, पास पास आती हैं, तो इनमें ये केंद्रक है, ठीक है। तो इनमें पहला चरण होता है जीव द्रव्य का संलयन। जैसे ये दोनों कोशिकाएं ये पास पास आएगी, ये वृद्धि करती हुई ये पास पास आ गई, तो इनकी जो भित्ति है वो गल जाती है, लयन हो जाता है उसका, और इनके दोनों के जीव द्रव्य है वो आपस में मिल जाते हैं। दोनों के कोशिकाएं मिलने से इनके जीव द्रव्य आपस में मिल गए, ये दोनों मिल गए, सम्मिलित हो गए, और इनमें इनके केंद्रक आ गए, इसका केंद्रक भी आ गया, इसका केंद्रक। तो ये अगुणित होते हैं, जो भाग लेती हैं वो जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, अगुणित कोशिकाएं। जो युग्मक के समान व्यवहार करने वाली जो अगुणित होगी वही इस क्रिया में भाग लेती हैं। अब दोनों की कोशिकाएं संलयित हो गई, इनका जीव द्रव्य मिल गया। अब दोनों में क्या होगा, केंद्रक का संलयन। दोनों केंद्रक मिलकर एक केंद्रक बनाते हैं, तो वो हो जाता है द्विगुणित। अब वो क्या होगा, द्विगुणित हो जाता है। पहले ये अगुणित था, फिर ये क्या हो गए, द्विगुणित हो गए। अब द्विगुणित जो केंद्रक है उसका फिर अर्धसूत्रण होता है, 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस कोशिका के विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं।
4 द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से 3 तो नष्ट हो जाती हैं। केवल एक कोशिका जो होती है वह बीजाणु का निर्माण करके और नए कवक का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। कवक जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। जहाँ भी लकड़ी, नम लकड़ी है और है, भोज्य सड़ी गली वस्तुएं हैं भोज्य पदार्थों में, इनमें सब पर, जैसे ब्रेड पर पाए जाते हैं और सब सड़ जाती है, तो ये सर्वव्यापी होते हैं। अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण की कि कवक जाल के आकार की, बीजाणु बढ़ने व फलन काय की बढ़ने की विधि के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसका भाग, इसको 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा भाग होता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा भाग होता है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा भाग होता है ड्यूरोमाइसिटीज। तो इस प्रकार से इसके 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज। वैसे लक्षण लगभग सब में यही पाए जाते हैं जो हमने पढ़े हैं, लेकिन इनमें जो विशेष लक्षण है उनकी हम बात करेंगे। फाइकोमाइसिटीज ये कवक जलीय आवासों में, ये जो फाइकोमाइसिटीज है वो ज़्यादा जलीय आवास, सड़ी गली लकड़ी है, नम व सीलन वाले स्थानों पर या तो पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो कवक जाल होता है, अभी हमने पट्टीय व अपट्टीय पढ़े, उनमें इसका जो कवक जाल होता है वो अपट्टीय होता है, मतलब जिनमें पट्ट नहीं पाए जाते हैं। सहकोशिकीय बोलते हैं इसको, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। या बहुकेंद्रकीय होता है, तो बहुत सारे केंद्रक हैं। एक सहकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ही एक संपूर्ण कोशिका बनाती हैं, जो बहुकेंद्रकीय होता है, यानी अपट्टीय होता है। याद रखना इसका, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि फाइकोमाइसिटीज किस प्रकार का कवक जाल पाया जाता है, तो अपट्टीय प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो अलैंगिक जनन होते हैं वो चल बीजाणुओं या अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। इसमें बीजाणु धानियाँ बनती है, जिसमें चल व अचल दोनों प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो चल बीजाणु है वो तो जहाँ गिरते हैं वहीं हो जाते हैं, और जो अचल बीजाणु वो जहाँ गिरते हैं वहीं उनका अंकुरण होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। और जो अचल प्रकार के होते हैं उनमें कसाबिकाएँ आती है, ताकि वो दूर तक बिखरते हैं, उनका विस्तार है वो दूर तक होता है। और जो अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, तो बीजाणु वो अंतर्जातीय रूप से, जैसे ये बीजाणु धानी का निर्माण होता है, बीजाणु धानी फटती है तो वो बीजाणु है वो स्वतंत्र रूप से गिर के नए कवक का निर्माण करते हैं। जैसे राइजोपस आदि में लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है, जैसे अभी हमने पढ़ाया, इस विधि द्वारा इनमें संयुग्मन पाया जाता है, जिसके कारण युग्माणु बनते। जैसे राइजोपस, म्यूकर इसके क्या है उदाहरण है। म्यूकर है, राइजोपस है, जिनमें राइजोपस आदि में लैंगिक जनन है वो संयुग्मन द्वारा फायदे होता है। राइजोपस होता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये ब्रेड पर जो कवक होती है ये राइजोपस होती हैं। तो इसका याद रखना, राइजोपस को क्या बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये ब्रेड पर उत्पन्न होती है। अगला इसका एक उदाहरण है सिनकट्रियम कवक में कवक जाल का अभाव होता है, उसमें कवक जाल नहीं पाया जाता। याद रखना, सिनकट्रियम कवक में कवक जाल का अभाव होता है। और एल्बुगो है, उसमें कवक जाल पाया जाता है। एल्बुगो का भी एक प्रश्न आता है, एल्बुगो का ध्यान रखना। एल्बुगो एक ऐसा कवक है जो सरसों जो होती है उसमें वाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है ये सरसों में वाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है, किसमें सरसों में। तो इसका ये प्रश्न ध्यान में रखना। तो ये सरसों के अंदर एक वाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है जिसमें कवक जाल पाया जाता है। तो ये पहला भाग था। अगला भाग है एस्कोमाइसिटीज। इन्हें थैली फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना थैली के समान होती हैं, इसलिए इनका नाम है थैली फंजाई के नाम से जाना जाता है। ये एक कोशिकीय, इसका ये एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का उदाहरण यीस्ट है, अथवा बहुकोशिकीय का उदाहरण इसका पेनिसिलियम है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो यीस्ट और पेनिसिलियम इसके उदाहरण हैं। यीस्ट है वो एक कोशिकीय का उदाहरण है, बहुकोशिकीय का उदाहरण इसका प्रमुख पेनिसिलियम है। अन्य उदाहरण भी हैं। ये मृतजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। समलरागी, समलरागी का मतलब जो गोबर होता है उस पर पाए जाने वाले कवक को समलरागी कहते हैं। समझ में आ गई ना। तो याद रखना, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं समलरागी। याद रखना, ये गोबर पर जो उगते हैं वो समलरागी। कुछ लाइकेन जो होता है, जो शैवाल और कवक का
सहजीवन होता है तो ये सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये मृतजीवी भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, मिट्टी मृदा में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में जीवों पर पाए जाते हैं, समलरागी जो गोबर पर पाया जाने वाला है, और ये लाइकेन के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित अथवा पट्टीय होता है, मतलब बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और जो पट्टी युक्त होती हैं। तो याद रखना ये सब का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इनमें अलैंगिक जनन होता है वो कोनिडिया में, जैसे हमने अभी पेनिसिलियम का उदाहरण पढ़ा, जैसे ये पेनिसिलियम का कवक जाल है, इसके ऊपर ये बहुत सारी शाखाएं बनती हैं। इन प्रत्येक शाखा के ऊपर गोल गोल बीजाणु बन के समान संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें कोनिडियोधर कहते हैं। इन्हें कोनिडियोधर कहते हैं। और ये जब अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, तो प्रत्येक कोनिडिया, एक इकाई को कोनिडिया बोलते हैं, इस संरचना को कोनिडियोधर बोलते हैं। तो इस प्रत्येक कोनिडिया से क्या बनता है, एक नए कवक का निर्माण होता है। तो ये बिखर जाते हैं। तो अलैंगिक जनन कोनिडिया के माध्यम से बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन है वो एस्कोस्पोर द्वारा होता है, जो थैलिस एस्कस के अंदर बनते हैं। इसमें एक संरचना होती है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, तो उसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कस बनते हैं। इस प्रकार से थैली के समान संरचना, जिसके अंदर जो बीजाणु वगैरह बनते हैं, बीज जो, उसके क्या होता है, निर्माण होता है। उदाहरण इसके अभी हमने दो तो पढ़े, ईस्ट इसका उदाहरण है, पेनिसिलियम है। इसके अलावा सेकेरोमाइसीज है, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, मोर्चेला है, ये इसके क्या है, अन्य उदाहरण हैं। अगला बढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। इन्हें गुदाकार कवक कहते हैं। इनकी संरचना थोड़ी मोटी होती है, इसलिए इन्हें गुदाकार कवक कहा जाता है। ये मिट्टी में मृत या सजीव पादपों पर परजीवी के रूप में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन्हें प्रकृति में काष्ठ लिग्निन का अपघटन करते हैं। अंडरलाइन कर लेना, ये ऐसे कवक हैं जो काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, उसका अपघटन करते हैं, लिग्निन का अपघटन करने वाले, तो वो होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। कवक होते हैं, इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित व पट्टीय प्रकार का होता है। इनमें बीजाणु नहीं बनते हैं, इनमें बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता। कायिक जनन होता है इनमें, कहना मतलब अलैंगिक जनन का मान लें कि बीजाणु नहीं बनते तो भाव भी मान जाता है, बहुत कम होता है। इनमें कायिक जनन पाया जाता है बहुत ज़्यादा। खंडन विधि होती है, जिसमें अनेक टुकड़ों में जब टूटता है तो प्रत्येक भाग जिसमें केंद्रक होता है उस भाग से नए कवक का निर्माण होता है। इसमें लैंगिक अंगों का अभाव होता है, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। उदाहरण इसका एग्रिकस है, मशरूम है। मशरूम होता है वो एक इस प्रकार की संरचना होती है, छत्रक प्रकार की संरचना होती है, आपने देखी होगी, लोग इसको खाने के लिए उपयोग करते हैं। पक्सीनिया है, ऑस्ट्रेलेगो है, ट्राइकोडर्मा है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा चौथा लास्ट है ड्यूरोमाइसिटीज। ये कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करने वाले होते हैं। इनमें से जो ड्यूरोमाइसिटीज है इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं। अब पूछ लिया आपको अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर भी मैंने लिखा है, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें मतलब ये एक ऐसे हैं जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता, बाकी तीनों प्रकार के कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इनमें कवक जाल होते हैं वो पट्टयुक्त होते हैं, शाखित होते हैं। इनमें कायिक जनन और अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। लैंगिक अंगों का अभाव होने के कारण इसमें लैंगिक जनन नहीं पाए जाते हैं। इसके जो ज़्यादातर सदस्य होते हैं वो अवशिष्ट अवघटक होते हैं, जो खनिज के चक्रण में सहायक होते हैं, यानी सड़ी गड़ी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। उनका अपघटन करके जो वायुमंडल में खनिजों का चक्रण है उसको चलाने का कार्य करते हैं। इसके कुछ सदस्य हैं वो मृतजीवी या परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं पादपों पर, जंतुओं में। उदाहरण इसका ऑल्टरनेरिया है, कोलिट्रोट्राइकम है, ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण हो गए। तो इसमें हमने ऊपर पढ़ा, जैसे हमने पक्सीनिया पढ़ा, तो पक्सीनिया का कई बार प्रश्न आता है। पक्सीनिया के कारण क्या होता है, इसमें रस्ट फंगस नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलेगो है वो स्मट रोग उत्पन्न करता है। और जो ट्राइकोडर्मा है वो दाद रोग करता है, ट्राइकोडर्मा है वो दाद रोग उत्पन्न करता है। और एग्रिकस जो मशरूम है ये खाने के काम में आते हैं।
तो इस प्रकार से आज हमने कवक का अध्ययन किया। अगले वीडियो में ये लास्ट पार्ट का जो टॉपिक शेष रह गया है, जिसे शेष तो हम उन जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो अगले पार्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम कवक पादप जगत और जंतु जगत के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस पार्ट को अच्छी तरह से ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तब तक आप इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।